हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। साइंस के हम श्रेष्ठा योजना का जो पेपर हल कर रहे थे, साइंस का, जो अभी 2024 यानी 11 मई को जो पेपर हुआ है, वो हम पेपर को हल कर रहे थे। तो पेपर में साइंस के क्वेश्चंस को हल कर रहे थे, बता रहे थे कि किस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही है, चारों ऑप्शंस में से तीन ऑप्शन कैसे गलत हैं और एक ऑप्शन कैसे सही है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे, 10 क्वेश्चंस रह गए थे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि श्रेष्ठा योजना के पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन किसके होते हैं? साइंस के। और सीरीज आई है ए बी सी डी की सीरीज है, और ए बी सी डी की सीरीज में से मैं आपको सी सीरीज को क्या कर रही हूँ? हल करके दे रही हूँ। हल कर रही हूँ यहाँ पे सी सीरीज को। चलिए, अब है ना, क्वेश्चंस बोलूंगी मैं यहाँ पे और आंसर भी, तो आप उससे अपने पेपर को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। कई बच्चों के पास कुछ की भी आ गई होगी, पर लेकिन डाउट नहीं रहने चाहिए ना कौन सा सही है। इससे पहले जो बच्चों, मैं आपको एक बार फिर दोबारा से बता देती हूँ मैं यहाँ पे, कि मैंने जो भी पेपर्स में जो भी निशान लगाए हैं वो बिल्कुल सही हैं, ऑथेंटिक हैं। जैसे इसमें बेकिंग सोडा का था, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है? तो बेकिंग सोडा इसमें, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग के काम आता है। और जैसे इसमें भी कैलिडोस्कोप के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ये बहुरूपदर्शी है, यानी एक साइड से आप कांच से देखते हैं तो कई रूप इससे देखते हैं। तो परस्पर एक कोण एक संख्या के रूप में दर्पण पर स्थित होते हैं, और इसमें समतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, जो एक ही कोण पर क्या होते हैं? एक दूसरे के कोण पे क्या होते हैं? वो जो दर्पण होता है, समतल दर्पण, वो झुका होता है एक कोण पे। तो इस तरीके से यहाँ पे स्थिति के बारे में यहाँ पे बताया, तो ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे 39 वाला भी किया था हमने। 39 में भी दहन एक प्रकार की प्रक्रिया जो स्वतः जल जाता है, जो बिना किसी बाह्य कारक के। तो हमने इसमें स्वतः स्फूर्त दहन, यानी स्फूर्त दहन उसे जो स्वतः बिना किसी बाह्य कारक के जल जाता है, उसे स्फूर्त दहन कहते हैं। हमारा ये थर्ड नंबर का इसमें सही था। तो ये हम कर चुके थे 39। 40 जो क्वेश्चन है, 40वां, वो भी मैं आपको बता चुकी थी कि उसमें तड़ी झंझावत में कैसे दौरान पर क्या नहीं करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए वो बताया गया है। देखो, प्रभावशाली जल के संपर्क में आने से बचना चाहिए, ये तो हमें करना चाहिए, पर क्या नहीं करना चाहिए वो यही था कि लेड लाइन जो तार होते हैं उनसे हमें क्या है? दूर रहना चाहिए। करंट आने की संभावना होती है, भाई बिजली है, बिजली चमक रही है, तड़ी झंझावत हो रही है, तो क्या है? तारों में करंट आने की संभावना बनी रहती है, तो इसलिए फोन से दूर रहना चाहिए। और ताजा जानकारी के लिए टीवी ऑन नहीं करनी चाहिए। तो ये वाली जो चीज है ये नहीं करनी चाहिए। इसमें तो बोला गया ना, किया जाना चाहिए, करना चाहिए नहीं, ये हमें करना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए हमारा बी और सी ऑप्शन वाला, यानी कि थर्ड नंबर का सही था। ये तो 40वां हो गया बच्चों। अब हम 41 पे देखते हैं। 41 क्या है? यदि आपतित किरण समतल दर्पण के 40 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तित किरण आपतित किरण के बीच का कोण क्या होगा? ये मैं आपको पेपर हल करा चुकी हूं। मैंने बोला था ना कि आप के जो पेपर्स हैं उसमें 2022 और 23 दो बार ही तो पेपर हुआ है श्रेष्ठा का, और ये आज इस बार जो हुआ है वो तीसरी बार हुआ है 2024 में। अब ये जो 2 साल के जो पेपर थे पुराने, 2022 और 23 से, वहीं से ये क्वेश्चन आया है। वहां पे ये क्वेश्चन मैं हल करा चुकी हूँ आपको। परावर्तित किरण आपतित किरण के बीच के कोण का मान क्या होगा, इस तरीके से। तो चलिए इसको हल करते हैं, और हल करके इसको सही से आंसर करते हैं। देखिए यहाँ पे, जैसे कि ये एक क्या है? परावर्तक पृष्ठ है, एक ऐसा दर्पण है, ये परावर्तक पृष्ठ है, और इस पे अब क्या हो रही है? किरण गिर रही है। कौन सी किरण? ये है आपतित किरण, और यहीं से परावर्तित हो जाती है। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। अब आप ये समझिए, इन दोनों के बीच में अगर हम क्या डाल दें? लंब डाल दें। क्या डाल दें? लंब। तो ये लंब हो गया हमारा, ये लंब।
ये लंब है। तो देखो बच्चों, इसमें ध्यान से देखना है इस चीज को कि ये जो हमें बोला गया है कि आपतित किरण और समतल दर्पण, ये भाई समतल दर्पण है, परावर्तक पृष्ठ है, समतल दर्पण है जिसमें हम अपना क्या है, चेहरा देखते हैं भाई सुबह सुबह। तो इसमें ऐसा ही होता है कि प्रकाश की किरण, ये आपतित किरण है, ये वाली कौन सी किरण है, आपतित, क्योंकि ये आ रही है, किसी वस्तु से चल रही है और ये गिर रही है दर्पण पे, तो ये आपतित किरण है, ठीक है, आपतित किरण हो गई। और ये कैसी है, परावर्तित है, ये परावर्तित है। तो ये आपतित किरण के बीच का कोण, ये वाला कोण देखिए, ये समझिए, ये वाला कोण 40 डिग्री है। तो हमें क्या हल करना है, हमें ये बताना है कि इन कोणों के बीच, यानी परावर्तित और आपतित कोणों के बीच कौन सा मतलब होगा, मान कितना होगा परावर्तित किरण और आपतित किरण के, ये हमें ज्ञात करना है। अब एक बात आपको यहाँ पे समझिए ध्यान से कि जो हमें ज्ञात करना है, तो ये जो वाला है, तो ये भी उसी के बराबर होगा, सेम, ये वाला जो है ये भी इसी के बराबर होगा, क्योंकि आपतित किरण और परावर्तित किरण का मान क्या होता है, सेम होता है। तो ये समतल दर्पण से जितना कोण आपतित किरण बना रही है 40 डिग्री का, उतना ही परावर्तित किरण बनाएगी 40 डिग्री का। कितना, 40 डिग्री का। समझ में आ गई, ये आपको समझ में आ गया। अगर आप ध्यान से देखें इसको, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको रफ करके मैं आपको बताती हूँ, इसको थोड़ा सा, इसको भी हम रफ कर देते हैं, इसको तो आप मान निकालो चाहे मत निकालो, पर मैं आपको एक चीज और बता रही हूँ, ध्यान से देखना कि इसको समझिए। ये जो किरण है समतल दर्पण की, ये मैं देखो इस पे ब्लू से दिखा दिया मैंने, ये जो अभिलंब है और समतल दर्पण है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, ये देखो मैंने आपको इसमें बताया। ये अगर मैं थोड़ा मोटा करके इसको आपको थिक करके बताती हूँ, इसमें थोड़ा सा देखिए, ये वाला जो ये आपको दिख रहा है, ये वाला, इसको मैं अगर दूसरे पेन से भी हाईलाइट करूं तो आप इसको समझिए कि मैं इसको आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जो अभिलंब है और हमारा समतल दर्पण है, ये क्या है, ये बच्चों 90 डिग्री का, ये क्या है, 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री का है, तो मैं अगर इसमें से क्या करूं, इसको माइनस कर दूं, 40 डिग्री को, 40 डिग्री को क्या कर दूं, माइनस। भाई आप समझ रहे हैं ना, तो ये वाला जो हिस्सा है, आधा सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला इतना सा जो हिस्सा है, इसका मान निकल आएगा, इसका मान निकल आएगा। 40 में से 90 में से 40 हो गए तो कितना हो गया टोटल, आप भी जानते हैं कि मतलब 90, ये वाला मान आ जाएगा, कौन सा मान आ जाएगा, ये वाला बीच वाला मान आ जाएगा। तो यानी कि आप जानते हैं कि 50 डिग्री आ जाएगा, 50 डिग्री। और 50 डिग्री, तो ये 50 है इसका मान, तो इसका भी तो 50 ही होगा, होगा कि नहीं होगा, ये 50 डिग्री का मान, तो ये भी 50 डिग्री। तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, आपतित किरण के बीच के कोण का मान जो अभिलंब से है, जो किससे, अभिलंब से 50 डिग्री, और परावर्तित कोण का मान जो अभिलंब से है उसका 50 डिग्री। तो 50 डिग्री 50 डिग्री कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। यानी राइट जो आंसर है ना हमारा, वो 100 डिग्री है, वो क्या है, 100 डिग्री। यानी कि आपका राइट आंसर 100 है। आप समझ रहे हैं, आपको ये हल करके मैं पहले भी क्या है इसको बता चुकी हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपतित कोण का मान जितना 50 डिग्री है, तो उतना ही 50 डिग्री परावर्तित कोण का, और आपसे तो दोनों के बीच का कोण पूछा गया है, तो 50 50 प्लस कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। ये आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर कि 100 डिग्री कैसे आया। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए 42, यहाँ पे गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट दिए गए हैं, यानी नीचे दो कथन दिए गए हैं, और नीचे दो कथन हैं। मैं आपको थोड़ा हिंदी भी इसमें दिखा देती हूँ, थोड़ा स्क्रीन में बड़ा है ये, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको थोड़ा इंग्लिश का, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, इसमें देखिए, बाह्य निषेचन में पहला कथन जो दिया गया है, स्टेटमेंट फर्स्ट जो दिया गया है, जो बाह्य निषेचन में नर और मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर से बाहर होता है। यानी जो आपका बाह्य निषेचन दिया गया है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, उसमें क्या होता है, फीमेल बॉडी से आउटसाइड पर क्या होता है, फीमेल गेमेट क्या है, मेल, और ये मादा युग्मक और नर युग्मक, यानी कि मेल गेमेट और फीमेल गेमेट
गैमेट क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, ठीक है, फ्यूजन होता है उनके बीच। तो वो चीज की बात बोली गई है। तो आप भी जानते हैं बाह्य निषेचन किस किस के बीच में होता है। मैं आपको यहाँ पे ये इसमें बता देती हूँ थोड़ा सा कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बाह्य निषेचन एम्फीबियस में होता है, यानी कि उदाहरण दिया जाए तो मेढक में, उभयचरों में होता है, मेढक में और मेढक, कछुआ। तो आप मेढक इसका बेस्ट उदाहरण है, ये जो हम बाह्य निषेचन का पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो मेल मेढक होता है और फीमेल मेढक जो, वो दोनों ही क्या है, पानी में अपने अपने युग्मक छोड़ देते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक है, ये छोड़ दिए जाते हैं। यहाँ पे फीमेल मेढक अंडाणु छोड़ेगी, ये गैमेट हो गया, फीमेल गैमेट यानी कि मादा युग्मक। और जो मेल मेल है वो क्या है, यहाँ पे शुक्राणु, शुक्राणुओं को बाहर पानी में छोड़ा जाएगा और फिर ये आपस में पानी में ही संलयन होंगे। इसी को ही संलयन होना एक दूसरे से, इस तरीके से अंडाणु में इस तरीके से शुक्राणुओं का शुक्राणुओं का क्या हो जाना, प्रवेश हो जाना, मतलब प्रवेश कर गया, एक शुक्राणु क्या कर गया, इसमें प्रवेश कर गया, एक शुक्राणु प्रवेश कर गया अंडाणु में। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे ये प्रवेश कर गया। तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे निषेचन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संलयन होना, यानी मादा युग्मक और नर युग्मक का क्या है, संलयन होना, क्या कहलाएगा, कहलाएगा निषेचन। और ये बाह्य निषेचन है, ठीक है, ये मादा के शरीर से बाहर हो रहा है। अब देखिए इसमें जो सेकंड कथन दिया गया है कि बाह्य निषेचन स्थलचारी पशुओं जैसे गाय, हाथी में सामान्य है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि आपको भी पता होगा, क्या गाय भैंस अगर आपने देखी होंगी, गाय हाथी, तो या अगर आपने हाथी तो चलो नहीं देखा, पर गाय तो आप सभी ने कहीं ना देखी होंगी। तो वो बच्चे का जन्म देती हैं और वो शरीर में ही उनका क्या है, जन्म होता है। तो वो गैमेट्स बाहर कहाँ से हो सकते हैं, बाह्य निषेचन नहीं हो सकता। तो इसलिए बाह्य निषेचन स्थलचारी पशुओं में नहीं होता है, जो स्थल पर रहते हैं उनमें नहीं। वो पानी में रहने वाले मेढक है, मेढक एक उभयचर है, उभयचर यानी स्थल पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। तो वो अपने अंडों को क्या है, पानी में छोड़ता है। जो उसका जो अब ये जैसे बाह्य निषेचन हो जाने के बाद इसमें क्या होता है, इसका युग्मनज बनता है, युग्मनज यानी भ्रूण बनता है, ठीक है। और वो युग्मनज जो बनता है, भ्रूण जो बनता है, वो क्या होता है, वो पानी में रहता है, पानी में अपना पूरा लार्वा अवस्था स्टेज दिखाता है, मेटाफेज मतलब अपनी रूपांतरण स्टेज को दिखाता है। तो वो पानी में ही क्या होता है, विकसित होता है। तो इसलिए बाह्य निषेचन उभयचर प्राणियों में यानी मेढकों में और इनमें मिलता है और ये स्थलचारी पशुओं में नहीं मिलेगा। तो ये कथन गलत है, ये कथन सही है। फर्स्ट जो कथन है वो सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर अगर हम देखें तो राइट आंसर क्या होगा, इसमें पूछा गया फर्स्ट ऑप्शन में दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड सही हैं, दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड गलत हैं। तो आप भी जानते हैं कि दोनों कथन सही नहीं है, ना दोनों कथन गलत हैं। कथन फर्स्ट सही है परंतु कथन सेकंड गलत है। तो ये ही सही है, ये हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। आप समझ गए इस चीज को। नेक्स्ट हमारा 43, ध्वनि, ध्वनि इस माध्यम में गमन नहीं कर सकती। पहली बात तो ध्वनि यानी हमें जो आवाज सुनाई देती है उसके लिए माध्यम की जरूरत होती है, हर माध्यम की जरूरत होती है। आप चंद्रमा पे चले जाइए, वहां माध्यम नहीं है, अंतरिक्ष में चले जाइए, वहां क्या नहीं है, माध्यम नहीं है। आप अंतरिक्ष में जाएं और वहां पे आप खूब चिल्लाएं या आप चंद्रमा पे चिल्लाएं, वहां पे वायुमंडल नहीं, कुछ भी नहीं, तो आपका मुंह हिलाते रह जाओगे, लिपसिंग करते रह जाओगे, पर लेकिन क्या हो रहा है, ध्वनि सुनाई नहीं देगी, साउंड सुनाई नहीं देगी। तो ध्वनि के लिए माध्यम की जरूरत होती है। तो आप समझिए, स्टील की छड़ ये तो ठोस माध्यम हो गया, ये तो माध्यम हो गया एक तरीके से, केरोसिन तेल एक तरीके से द्रव माध्यम हो गया, वायु एक गैस माध्यम हो गई। तो ये तो तीनों माध्यम हो गए, आप समझ गए ना, ये तो तीनों माध्यम हो गए। निर्वात, निर्वात एक कोई माध्यम नहीं है, तो निर्वात में ध्वनि क्या है, गमन नहीं कर सकती, चल नहीं सकती। और ध्वनि किस तरीके से चलती है, ध्वनि एक क्या है,
तरंग, यांत्रिक तरंग के रूप में चलती है। और तरंगे जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। तो तरंग के रूप में ध्वनि चलती है, पर लेकिन निर्वात में नहीं चलती है ध्वनि। और इस निर्वात में क्या चल सकता है? प्रकाश। प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है। प्रकाश के लिए, यानी कि रोशनी के लिए क्या नहीं जरूरत होती है? किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। जैसे सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी पर आ जाती हैं, अंतरिक्ष से होके जाती हैं। किससे जाती हैं बच्चों? अंतरिक्ष से होके, तो पृथ्वी पर आसानी से आ जाती है। तो प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है, पर हमारा जो राइट आंसर है, कहाँ गमन नहीं कर सकते? तो वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती। चलिए नेक्स्ट 44, विद्युत लेपन। बच्चों ये विद्युत लेपन के बारे में आप कई बच्चे क्या है बड़ी गड़बड़ कर देते हैं, और ये मैंने आपको बताया भी था, समझाया भी था कि विद्युत लेपन जो किया जाता है, ये भी क्वेश्चन में अगर आपको बताऊं, देखो ये ध्वनि वाला भी क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है घुमा फिरा के जरूर पूछ लेते हैं, पर ये क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन भी 2022-23 में क्या है आ चुके हैं, और इस तरीके से पूछा गया है और भी क्वेश्चंस में। तो इस तरीके से बस थोड़ा सा घुमा फिरा देते हैं भाषा को, और आपसे पूछ लिया जाता है, बच्चा वहीं पर क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता है। इतना टफ पेपर नहीं है, क्योंकि इस चीजों को क्या है मैं भी अपने पेपर्स में क्या कर चुकी हूँ, हल करा चुकी हूँ। तो आप वहां पे भी देख सकते हैं। विद्युत लेपन यानी विद्युत धारा के कौन सा प्रभाव है? विद्युत लेपन की बात की जा रही है। हमारी बुक्स है, बुक में भी श्रेष्ठा की बुक है, हमारे एनएमएमएस की बुक है, उस बुक में भी क्या है बहुत अच्छे से इन चीजों के बारे में समझाया गया है। तो उसको अगर जिसने पढ़ा है तो वो गलत नहीं करके आएगा। विद्युत लेपन करे जा रहा है, यानी लेपन किया जा रहा है विद्युत का। तो हम यहाँ पे, आप भी जानते हैं, केमिकल्स यानी रसायन का एक तरीके से लेपन किया जाता है। तो ये एक जो प्रभाव आता है ना, वो रासायनिक प्रभाव होता है, यानी केमिकल यानी रसायनों के द्वारा इसमें लेपन हो रहा है, विद्युत का लेपन किया जा रहा है। तो ये क्या है? रासायनिक, रासायनिक लेपन है। क्या है ये? एक रासायनिक प्रभाव है, रासायनिक प्रभाव, अनुप्रयोग। ठीक है। इसमें आपके नेक्स्ट हम करेंगे, अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताऊं, नेक्स्ट पे, हम नेक्स्ट पे चलेंगे 45 पे। किस पे? 45। आपको ये नेक्स्ट 44 समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित में से 45 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपों का कारण नहीं होता है? देखिए भूकंप है, भूकंप ये हमारी पृथ्वी है, पहले तो पृथ्वी को समझिए। पृथ्वी है, और पृथ्वी में क्या है? अंदर आप रह रहे हो यहाँ पृथ्वी पर ऊपर, और पृथ्वी के अंदर की बात करें तो पृथ्वी पर यहाँ पर क्या है? चट्टाने भैया, अंदर भी पत्थर हैं। आप खुदाई करते हो, आप जानते हो कि ये इस तरीके से भूपरपटी हो गई, कोर वोर आपने इस तरीके से पढ़ा है। ये आंतरिक कोण, कोण है, ये कोर जो है आंतरिक वाला, और इसमें लावा है। जैसे अगर इसमें लावा भरा हुआ है इस तरीके से, तो इसमें इस तरीके से लावा है, पूरा पिघला हुआ लावा, इस तरीके से पृथ्वी अभी भी गर्म है। और यहाँ पे आप क्या है? चट्टाने हैं, यहाँ पे भी अभी क्या है? चट्टाने इस तरीके से पूरे पे फैली हुई इस तरीके से। तो आप भी जानते हैं, आपने अगर पढ़ा है तो तीन परतों में हम बांटते हैं, भूपरपटी, मेटल और कोर। तो इसमें भूपरपटी जो शुरुआत की परत होती है उसको भूपरपटी, और आप भी इसमें, मैं इतना गहराई में आपको नहीं बताने वाली, बस आप तो इसमें थोड़ा सा समझ जाइए कि जब भूकंप आता है तो पृथ्वी पूरी तरीके से क्या होगी? भूकंप जो आएगा वो अंदर आएगा, यानी पृथ्वी के आंतरिक सतह में अंदर आएगा ये, और आंतरिक सतह में अंदर आएगा, और हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है? वायुमंडल का घेरा है। तो वायुमंडल के घेरे से भूकंप का कोई लेना देना ही नहीं है, ये वायुमंडल का एक घेरा है। बादल जो बन रहे हैं, बिजली जो कड़क रही है, वो तो आपके वायुमंडल में ही हो रही है। क्षोमंडल में तो बादल कड़कना और बारिश का होना इस तरीके से होता है, तो ये तो उससे है, तो इसका भूकंप से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर बाढ़ आएगी तो वो पृथ्वी पर आएगी, पानी इधर से उधर, क्योंकि बाढ़ जो है, बाढ़ भी तभी है कि कहीं ना कहीं किस तरीके से क्या है, बारिश या नदियों में ज्यादा इस तरीके से क्या होता है, ज्यादा प्रभाव हो जाता है, ज्यादा वो होने से क्या है, वो भी आती है। तो बाढ़ भी आने का एक कारण क्या है? भूकंप से हो जाता है। और ये सुनामी, भाई सुनामी क्या है? सुनामी तो कई बच्चे क्या है, मैंने पूछा था, कई बच्चे सुनामी कर आए थे। तो बेटा सुनामी जब भी आती है जब समुद्रों में क्या आता है,
है, समुद्रों में भूकंप आता है, यानी कि आपके ये सुनामी समुद्रों से रिलेटेड है, तो समुद्रों में क्या आ रहा है, भूकंप आ रहा है, तभी है ना ये सुनामी आती है। इस तरीके से ज्वार भाटा और इस तरीके से अपन समझते हैं। भूस्खलन, भूस्खलन यानी धरती का फट जाना, दरार पड़ जाती है ना भाई, आप भी जानते हो कि ये जब भी पड़ेगी जब क्या होगा, भूकंप आएगा। आपने दरारें देखी होंगी धरती पे, इस तरीके से पड़ जाती हैं, यानी उसका भूस्खलन स्खलन हो गया है, लैंड स्लाइड्स हो गई हैं। भूकंप में ये घटना तो होती है, लैंड स्लाइड ही तो होता है, यानी आप ये जो पृथ्वी है और इसमें से जो चट्टाने जो अंदर की तरफ हैं वो क्या हो गई हैं, स्लाइड कर गई हैं, स्खलन हो गया है। तो भूस्खलन से ही भूकंप आता है। तो ये तो इसी का ही एक तरीके से परिभाषा हो गई, आप ये समझ रहे हैं। तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब भूकंप से रिलेटेड है। बस कौन सा रिलेटेड नहीं है, जो भूकंप का कारण नहीं होता है, भूकंपों से नहीं आता है, वो है गड़गड़ाहट। ये बादलों में गड़गड़ाहट होती है, बादलों का फटना होता है, ये वायुमंडल में होता है। किसमें होता है, वायुमंडल में। तो इससे कोई लेना देना नहीं है भूकंप से, भूकंप का कारण नहीं है ये गड़गड़ाहट और बादलों का फटना, ये तो ये कारण नहीं है। तो इस वजह से क्या है, हमारा राइट आंसर ये होगा। और बिजली का कड़कना और ये करना, ये तो वहां पे जो धूल के कण होते हैं, हवा होती है, पानी होते हैं, उनमें क्या होता है, आयंस बन जाते हैं। आयनों की वजह से क्या होता है, बिजली चमकती है, बादल गड़कते हैं, और इस तरीके से क्या होता है, बारिश भी होती है, बिजली का चमकना होता है। तो ये इसका भूकंप से कोई लेना देना नहीं। तो आप 45वें का आंसर समझ गए होंगे। 46, नेक्स्ट हम 46 पे देखते हैं। देखो बच्चों, इसका भी आप थोड़ा सा दिमाग पर देखिए, बहुत एकदम मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बिल्कुल आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि आप इनके आसपास चीजों को पढ़ चुके हैं, हल कर चुके हैं। और मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन जरूर टपकेगा, कांच की छड़ वाला, कांच की छड़ और ये रेशम का कपड़ा, क्योंकि ये 2 साल से आ ही रहा है, तीसरी साल फिर आ जाएगा, और एनएमएमएस के पेपर में भी पूछा जाता है भाई ये पेपर। तो ये क्वेश्चन तो आपका क्या है, एक तरीके से लगातार सा बना हुआ है, ये आता रहता है। तो 2 कांच की छड़ है, आप समझिए, 2 कांच की छड़, ये मैंने बना दी रेड पेन से, 2 कांच की छड़। अब मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए ये रेशम का कपड़ा है, अभी ये रेशम का कपड़ा है, और इससे मैं इसको रगड़ लूं, पहले इसको रगड़ा फिर इसको रगड़ा, तो आप समझिए कि जो रेशम का कपड़ा है उससे इन दोनों छड़ों पर, क्योंकि दोनों ही कांच की छड़ है, क्या है, कांच की छड़ है, तो दोनों पर ही आप समझ के देखिए कि अगर मान लीजिए इस वाली छड़ पर क्या आया है, प्लस मार्क आए हैं, यानी आयंस आ गए। कौन से आयंस आ गए हैं, इसको हम कपड़े को हटा देते हैं यहाँ पे। तो इस पर जैसे ही हमने क्या है, रेशम के कपड़े से छिड़का, तो इस पर प्लस आ गए हैं आयंस। तो ऐसे ही इस कांच की छड़ पे भी तो प्लस आएंगे, क्योंकि दोनों ही कांच की छड़ है। तो दोनों पे प्लस प्लस आवेश आ गए। अब दोनों पे, क्योंकि रेशम के कपड़े से रगड़ा है, दोनों को रेशम के कपड़े से रगड़ा, और दोनों पे ही क्या आ गए, समान आयन आएंगे ही, क्योंकि वो दोनों ही कांच की छड़ है। कोई अलग अलग होती, मान लो ये कांच की छड़ होती, ये कोई और छड़ होती, तो है ना, इस पे अलग अलग क्या है, आवेश आने की संभावना बन सकती थी। पर दोनों ही कांच की छड़ है, और दोनों पे ही रेशम का कपड़ा रगड़ा जा रहा है। तो आप खुद ही बताइए कि जब दोनों को पास लाया जाएगा तो इनमें इनमें क्या होगा, जब समान आयन होते हैं तो उनमें क्या होता है, जब समान आयन आपस में मतलब पास लाए जाते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है बच्चों। क्या होता है, प्रतिकर्षण। असमान आयनों में क्या होता है, आकर्षण। आपको ये पढ़ाया जा चुका है और आपने पढ़ा भी होगा। तो असमान आयनों में आकर्षण होता है, समान आयनों में प्रतिकर्षण होता है, यानी वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो हमारा राइट आंसर यही होगा, फर्स्ट ऑप्शन, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। वो दोनों छड़ें क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। बताइए, समझ में आ रहा है। आकर्षित नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों ही कांच की छड़ें और दोनों पे समान आवेश आए, तो ये क्या है, प्रतिकर्षित करेंगी। ये हमारा राइट आंसर है। आप समझ गए होंगे। 46, 47 देखिए, एक समतल दर्पण है। अब यहाँ पे दर्पण में फिजिक्स के टॉपिक से क्या है, ज्यादा आते हैं क्वेश्चंस, इस बात को आपके पहले ही, और मैंने ज्यादातर आपको क्या है, फिजिक्स
की जो भी पढ़ाया है उसमें विद्युत पर ज्यादा फोकस, विद्युत और आपका प्रकाश, और इसके अलावा ध्वनि पे भी दे लीजिए, पर ध्वनि से एक आधी क्वेश्चन आता है, ज्यादा नहीं है ऐसा। पर विद्युत प्रकाश के चैप्टर ऐसे होते हैं जिससे जरूर आता है। और 8वीं क्लास साइंस जो आई है वो क्लास 8th में जो भी चैप्टर्स हैं उसी से रिलेटेड आई है, कोई ऐसा नहीं है कि 6 से आई हो। बस एक आधी क्वेश्चन छोटा सा जो आप कर सकते हो, भाई निषेचन जैसे वाला क्वेश्चन हो गया या ऐसा क्वेश्चन हो गया जो 6-7 से आ गया, वरना ये भी आसानी से क्लास 8th में दे रखा है। जब वहां पे क्लास 8th में भी जनन वाला क्या है, एक टॉपिक है, एक चैप्टर है। तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित, हम नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा निर्मित निर्मित प्रतिबिंब है में किसी वस्तु का वामांश दक्षिण में और दक्षिणवांश वाम में दृष्टिगत होता है, तो ये जाना जाता है। देखिए समतल दर्पण की अगर घटना, अगर आप दर्पण मेरा वाला टॉपिक अगर प्रकाश का जाके अगर है ना उसमें देखें, तो दर्पण जो होते हैं, अगर इसमें मैं आपको इससे इससे बताऊं, जैसे यहाँ पे कोई वो उसको समझिए, ये कोई वस्तु है और ये वस्तु खड़ी है, और ये देखिए इस तरीके से, और ये वाला जो हाथ है इसमें मैं डबल लाइन कर देती हूँ इस तरीके से। तो ये वाला जो है इसका ये जो वाला इसका है राइट हैंड है, राइट हैंड यानी, और ये वाला जो हैंड है वो इसका लेफ्ट हैंड है। तो ये वाली बात यहाँ पे यही कही गई कि किसी प्रतिबिंब यानी दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, आप समझिए मैं यहाँ पे दर्पण में प्रतिबिंब बना देते हैं इस तरीके से कि दर्पण में ये लीजिए प्रतिबिंब बन गया। तो ये वाला जो आपका राइट हैंड है वो इस साइड दिखाई देगा और ये इसका इधर, यानी कि ये राइट हैंड हमें कैसा लगेगा, हमें ऐसा लगेगा कि ये यहाँ से लेफ्ट में दिखाई दे रहा है हमारा राइट हैंड, और ये वाला हैंड कहाँ दिखाई दे रहा है, आपका राइट हैंड में यानी राइट साइड में दिखाई दे रहा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस घटना को, इसको बोलते हैं पार्श्व परावर्तन। ये घटना जो होती है ना, ये घटना आपकी क्या होती है, पार्श्व परावर्तन की घटना होती है। और ये घटना का ही इसमें जिक्र किया गया है कि वामांश दक्षिण में है, तो वो हमें कैसा दिखता है, दृष्टिगत होता है दक्षिणवांश। यानी कि अगर कोई चीज राइट की है तो वो हमें लेफ्ट में दिखाई देगी, और कोई लेफ्ट में है वो हमें राइट में दिखाई देगी। समझ रहे हैं, जैसे कि अगर ये कांच है और मैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जैसे कि कोई भी उसमें लेकर आऊं, एन है, एन बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, एन। तो आप ये समझिए जो एन बना हुआ है ना ये बच्चों, ये यहाँ पे मुझे एन ऐसे दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, ऐसे। यानी जो चीज मुझे इस साइड दिखाई दे रही है वो चीज इस साइड दिखाई देगी, यानी वामांश दक्षिण में तो दक्षिणवांश हमें दिखाई ऐसा देता है। और इससे पार्श्व परावर्तन, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा, ये आप समझ गए होंगे अच्छे से कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा, इसको पार्श्व परावर्तन कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। और इसको पार्श्व परावर्तन यानी लेटरल इन्वर्जन, इसमें राइट आंसर होगा हमारा पार्श्व विपरिवर्तन यानी पार्श्व परावर्तन। ठीक है, ये घटना समतल दर्पण में दिखाई देती है। ये हम पढ़ा चुके हैं आपको प्रकाश के चैप्टर में, और क्वेश्चन भी हमने एक आध हल भी कराया है इससे रिलेटेड। जैसे आपको पता है एम्बुलेंस में हम क्यों उसको टेढ़ा लिखते हैं, एम्बुलेंस की गाड़ियों पर लिखते हैं, आप देखते होंगे वो क्यों, क्योंकि जो गाड़ी में बैठा हुआ इंसान है वो कांच पर क्या है उन्हें सीधा करके देख सके, तो वो भी एक पार्श्व परावर्तन का ही क्या है, एक उदाहरण है। तो ये आप इस तरीके से समझ गए होंगे कि पार्श्व विपरिवर्तन यानी अगर हमें वामांश दिख रहा है, देखो कहा भी गया है कि वामांश दिख रहा है यानी राइट, देखिए इंग्लिश में देख लिया, ऑब्जेक्ट जो हमें दिख रहा है वो राइट का है, तो राइट अपियर ना होके हमें कैसा दिखाई दे रहा है, वो लेफ्ट दिख रहा है। समझ में आ रही है, राइट वाली चीज हमें क्या दिख रही है, लेफ्ट वाली दिखाई दे रही है। तो ये पार्श्व परावर्तन की घटना होती है। 47 आपको समझ में आ गया होगा। 48 पे देखते हैं, नेक्स्ट 48, अम्ल वर्षा का निर्माण होता है। 48 क्वेश्चन है, एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा का निर्माण होता है जब खालिस्तान, इसमें दे रखा है खालिस्तान ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं, अम्ल का निर्माण करते हैं। किसके ऑक्साइड,
किसके ऑक्साइड घुल जाते हैं? तो मैं आपको एक चीज थोड़ा सा बताती हूँ कि आप ना एक चीज समझिए, ऑप्शन में समझिए। पहला ऑप्शन जैसे सल्फर दे रखा है, कार्बन दे रखा है, कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कार्बन और सल्फर नाइट्रोजन। तो पहले समझिए कि हमारे पूरे वातावरण में नाइट्रोजन क्या है, सबसे ज्यादा है, 78% है। तो नाइट्रोजन के जो होते हैं, आपको अम्ल की बात करूं, जैसे मैं अम्ल की बात करूं, तो हमारे जो अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल, वो एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दूसरा हमारा क्या होता है, H2SO4। भाई अम्ल तो आप जानते हैं ना, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, ये अम्ल और क्षार में आप पढ़ाया है। और यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल, HNO3, नाइट्रिक अम्ल, ये अम्ल है, प्रबल अम्ल। अब एक बात बताइए, क्लोरीन गैस तो वातावरण में मिलती नहीं है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, खुद एक अंदाजा लगाइए। मान लीजिए आपने ये नहीं पढ़ा, अम्ल वर्षा के बारे में नहीं पढ़ा, पर आपने अम्ल के बारे में तो पढ़ा है। अम्ल के बारे में पढ़ा है तो एक सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, और ये दोनों ही क्या है, ये तीनों ही प्रबल अम्ल है। ये भाई हम तीनों के बारे में पढ़ते हैं। तो H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, वो सल्फर, आपको दिख रहा है इसमें सल्फर, सल्फर है इसमें, तो सल्फर, सल्फर बनाएगा एक तो अम्ल। और इसमें नाइट्रोजन दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन बनाएगा अम्ल। यानी सल्फर बना रहा है अम्ल और नाइट्रोजन बना रहा है अम्ल। तो आप खुद ब खुद इन अम्लों को अगर याद कर लेते थोड़ा सा, तो आपको पता चल जाता कि अम्ल यानी एसिड रेन बन रही है, एसिड यानी अम्ल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सल्फर की बात हो रही होगी सल्फ्यूरिक अम्ल से, और नाइट्रिक अम्ल से नाइट्रोजन की बात हो रही होगी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो सल्फर और कार्बन के नहीं, कार्बन और नाइट्रोजन के नहीं, नाइट्रोजन और कार्बन के नहीं, हमारा जो राइट आंसर है वो है सल्फर और नाइट्रोजन के। यानी जो ऑक्साइड बनेंगे वो सल्फर, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ही क्या बनाएंगे, अम्ल बनाएंगे। ठीक है, 48, ये अम्ल वर्षा आपको समझ में आ गई होगी। ये अम्ल वर्षा क्या करती है, इससे मैं आपको हानिकारक प्रभाव भी और बता देती हूँ कि ये जब पड़ती है तो इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतों पर क्या है, मतलब क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। और ये हमारे जैसे जैसे पत्थर होते हैं संगमरमर का, अगर जैसे हमारा संगमरमर का क्या है, ताजमहल बना हुआ है, जैसे इस पे भी इफेक्ट डालता है। तो ये हमारी इमारतें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं अम्ल वर्षा के टाइम पर। तो ये नुकसानदायक काफी, और फसलों को भी क्या कर देती है, मतलब बहुत हानि पहुंचाती है अम्ल वर्षा। और ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों से बनती है। देखिए अब नेक्स्ट 49, मैचिंग करनी है, क्या करनी है, मैचिंग, मिलान करना है। और मैचिंग में देखिए हम यहाँ पे मिलान करते हैं थोड़ा सा। देखिए लिस्ट फर्स्ट जो दी गई है उसमें नाम दिए गए हैं, साइंटिस्ट के नाम है यहाँ पे। और लिस्ट सेकंड में खोज दिए गए हैं, उनकी डिस्कवरी है जो उन्होंने डिस्कवर किया है। तो इसमें हमारा लुईस पास्चर सबसे पहला, लुईस पास्चर जो थे, उन्होंने सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने किण्वन क्रिया पर क्या है, क्रिया की थी। भाई मैं आपको एक इसलिए बता रही हूँ कि आप ध्यान रखें, मैंने आपको सूची वाले क्वेश्चन हल करना बताए भी थे, पर यहाँ आपको ध्यान रखना है कि लुईस पास्चर ने किण्वन, किण्वन किया था, किण्वन पर वो किया था, उन्होंने प्रयोग किए थे अपने। और उन्होंने अपने मतलब उन्होंने उसमें जो फर्मेंटेशन है, किण्वन जो क्रिया है, उस पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था। तो लुईस पास्चर उसके लिए ज्यादा प्रसिद्ध हैं। और यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो आपको याद रहना चाहिए बिल्कुल बच्चों, जिन्होंने पहली प्रति जैविक दवा बनाई, पहली प्रति जैविक दवा, यानी कि पेनिसिलिन, पेनिसिलिन पहली प्रति जैविक दवा थी। और ये कवक से प्राप्त की गई थी। तो पेनिसिलिन यानी पहली प्रति जैविक बनाने वाले दवा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। और अगर आप इतना ही याद कर लें तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि जो हमारे लुईस पास्चर हैं उसका मिलान कर लें अगर हम यहाँ पे, तो लुईस पास्चर को किण्वन से मिला दें, थर्ड से, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को
इससे। तो दो ऑप्शन का अगर हमें ध्यान है कि भाई ए का थर्ड है और बी का हमारा क्या है, सेकंड है, तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं बी का सेकंड। और यहाँ पे बी का जो सेकंड है, सॉरी बी का सेकंड नहीं, सॉरी बी का फर्स्ट, मैंने यहाँ पे खुद ही सेकंड लिख दिया, फर्स्ट। बी का क्या है, फर्स्ट। तो बी का जो फर्स्ट है इस पे ही आप देखें, गौर करें, और ए का थर्ड है, ए का थर्ड और बी का फर्स्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है वो एक में ही दे रखा है, वो केवल एक में ही है। आप एक को भी ध्यान कर लेते ना तो उसी से राइट कर देते कि थर्ड ऑप्शन है। और एडवर्ड जेनर जो है उन्होंने क्या किया है, छोटी चेचक चिकन पॉक्स का क्या है, स्मॉल पॉक्स जो है उसका क्या है, टीका बनाया एडवर्ड जेनर ने, उनका खोज किया। तो इसके लिए एडवर्ड जेनर का भी इसमें 4 नंबर पे, और डी ऑप्शन रॉबर्ट कॉक ने एंथ्रेक्स के जीवाणु की खोज की। तो ये इस तरीके से ये हमारा क्या है, आपको सूची समझ में आ गई होगी कि आप एक का भी थोड़ा सा ध्यान कर लेते कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो बिल्कुल ही क्या है, उन्होंने प्रतिजैविक दवा बनाई है। तो देखिए ऑप्शन में कहीं पे भी वो नहीं है, मैच करता हुआ ऑप्शन आपको एक मिल जाता थर्ड, और आप उसको राइट कर आते, छोड़ना नहीं है। ये क्वेश्चंस एक भी ऐसे हैं जिन्हें आप ऐसे गलत नहीं करके आए, आप थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाएं और हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लास्ट, अपना लास्ट करते हैं, 50वां लास्ट है जो, ब्रह्मांड में एन द्रव्यमान के प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड पर एक बल लगाता है, ये बल कहलाता है। मैंने कहा ना जो पेपर्स पूछे गए वो प्रैक्टिकली हैं, आपके सिर्फ दिमाग के वाले हैं, ये आपने पढ़े होंगे, पढ़े हैं, और आप भी जानते हैं कि पिंड, हमारी पृथ्वी एक पिंड है। पृथ्वी में एक क्या है, बल है। पृथ्वी का जो बल होता है हम उसको गुरुत्व बल बोलते हैं, और पृथ्वी एक पिंड है। तो सभी पिंडों के, पिंड के जो बात करें हम, तो सभी पिंडों का जो बल होता है ना वो बच्चों गुरुत्व बल ही कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, गुरुत्व बल ही कहलाता है। ठीक है, तो एम द्रव्यमान का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड पर, यानी कोई पिंड है दूसरे पिंड पर क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है, तो दोनों एक दूसरे पे जब बल लगाते हैं उसको हम गुरुत्व बल ही तो बोलेंगे, क्योंकि पिंड द्वारा लगने वाले बल का नाम ही गुरुत्व बल होता है, ग्रेविटी फोर्स होता है, उनके ग्रेविटी बल जो होता है। और इसका राइट आंसर क्या होगा, वो बल कहलाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहलाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। आप ये समझ गए होंगे। और देखिए यहाँ पे अगर आप इस चीज को समझें कि अगर तीनों ऑप्शंस में, तो मैं यहाँ पे बता दूं कि जो संपर्क बल होता है वो बल दो प्रकार का होता है, संपर्क बल और असंपर्क बल। ठीक है, और संपर्क बल में आपसे तो केवल पिंडों के द्वारा, एम द्रव्यमान के पिंड में, और वो भी ब्रह्मांड, तो इनके बारे में पूछा गया। तो संपर्क बल का मतलब है ऐसा बल जो एक दूसरे के क्या आते हैं, संपर्क में आते हैं, संपर्क में आके लग रहा हो। तो संपर्क बल का, संपर्क में आती है कोई वस्तु, क्या आनी चाहिए, एक दूसरे के संपर्क में आनी चाहिए। तो मांसपेशी द्वारा लगने वाला बल एक संपर्क बल है। मांसपेशी द्वारा लगने वाला बल क्या है, संपर्क बल है। क्योंकि आप किसी बाल्टी को उठा रहे हैं, पानी से भरी हुई बाल्टी को क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं पानी से भरी हुई, तो उसको मांसपेशियों द्वारा हटा रहे हैं। तो ये यानी आप अपने हाथ से उसे उठाते हैं, मांसपेशियां उसमें क्या करती हैं, आप भी जानते हैं, आपकी जो हड्डियां गमन करती हैं वो मांसपेशियों की वजह से गमन करती हैं। तो मांसपेशियों द्वारा बल लगता है और उससे बाल्टी उठा पाते हैं। तो ये संपर्क बल, यानी आपने बाल्टी के संपर्क में आए, हाथ को बाल्टी के संपर्क में लिया, तो ये संपर्क बल। पर असंपर्क बल, कभी पिंड क्या है, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते, दूर से अपने आप को क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। तो वो एक दूसरे पे बल लगाते हैं, एक दूसरे से ऐसे चिपकते नहीं है, एक दूसरे के बिल्कुल पास नहीं आते, दूर से क्या लगा रहे हैं, बल। जैसे चंद्रमा है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो वो उसी आकर्षण बल की वजह से लगा रहा है, वो उसी बल के कारण, और वो क्या है, बल गुरुत्व बल है। इसके लिए संपर्क में आने की जरूरत नहीं होती है, तो ऐसे बल को असंपर्क बल कहते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। ये हमारा राइट आंसर है, एम द्रव्यमान के प्रत्येक पिंड पर लगने वाला बल। आप ये समझ गए होंगे। और ये आपने विद्युत स्थैतिक बल देखा होगा, इसको भी मैं आपको बता देती हूँ कि विद्युत स्थैतिक बल क्या है। जैसे एक उदाहरण दूं मैं, आपने खेल खेला होगा कि एक स्केल
ली, यानी जो आप जिसको फुटा बोलते हैं, उसको अपने बालों से क्या है रगड़ लिया, बालों में तेल होना चाहिए और तेल के संपर्क में आते ही इस पर क्या है आयंस आ गए, मान लीजिए इस पे माइनस आयन है और आपने कागज है, ये कागज के टुकड़े या पेंसिल के छिलके, इन पे प्लस आवेश है, क्या है प्लस आवेश। तो जब इन पे प्लस आवेश है और इन पर माइनस आवेश है तो आप इनको क्या करेंगे आपस में स्केल को क्या करेंगे इसके ऊपर क्या करेंगे फिराएंगे घुमाएंगे, तो क्या होता है आप देखते हैं कि ये कागज इनसे जाके चिपक जाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये विद्युत स्थैतिक बल, यानी विद्युत स्थैतिक बल का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है स्थैतिक बल, यानी कि आयंस का आ जाना, क्या आ जाना आयंस का आ जाना, घर्षण से भी आयंस का आ जाना, स्थिर रहते हैं वो आयंस, तो इसलिए उनका आयंस का आ जाना ही क्या है स्थैतिक बल है। तो ये आप समझ गए होंगे। हमारा साइंस का जो पेपर है वो मैंने पूरा हल कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट एसएसटी का पेपर और जीके का पेपर भी आपको ऐसे समझाऊंगी, बिल्कुल आप श्रेष्ठता की योजना की तैयारी करें आगे चल के, चाहे नवोदय की तैयारी करें, उनमें भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। एनएमएमएस का पेपर आएगा, उसकी भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए नए बच्चे, उनमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी वीडियोस को देखिए, जो क्वेश्चन कैसे हल करना है उसमें चारों ऑप्शन के बारे में आपको बताया है। सिर्फ दिमाग हमें थोड़ा सा, पढ़ा तो हमने सब कुछ है, पढ़ा ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है बच्चों, पढ़ा तो आपने सब कुछ है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच लेते कि ऐसा होगा तो आपके क्या हो जाते सब राइट हो जाते। वो कोई कुछ के मैंने भी कुछ बच्चों से पूछा है तो उनके भी थोड़ा सा हुआ है, रॉन्ग हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपके ये नेक्स्ट हम एसएसटी और जीके का भी करेंगे और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी कितनी संभावनाएं आ रही हैं कितने पेपर्स में। तो मैं सभी को, जैसे मेरे से नेक्स्ट वीडियो में किसी बच्चे ने बोला था कि मेरे 100 में से लगभग 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं या 55 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो इतने सही हो रहे हैं आप उनको 4 से गुणा कर लीजिए क्वेश्चंस को, इतने मार्क्स आएंगे आपके। 4 से अगर आपने गुणा कर लिया, जैसे कि 50 का गुणा करा तो 200 हो जाएगा, 55 से गुणा करा तो 220 हो जाएगा, तो ये आप क्या कर लें वो कर लें और संभावना बन सकती है 200 220 पर मार्क्स पर आने की संभावनाएं हो सकती हैं। वो मेरिट पर डिपेंड करता है कि इतने बच्चे सिलेक्ट होते हैं कि नहीं। पहले बहुत कम नंबर पे सिलेक्ट हो गए थे, लगभग कुछ ऐसा 135 के आसपास, कुछ इस तरीके से 145 रैंक से 135 जो मार्क्स हैं उससे भी क्या है वहां तक गई थी। अब की बार हाई जा सकती है, थोड़ी सी संभावना है क्योंकि काफी बच्चों ने पेपर्स दिए हैं। तो हम नेक्स्ट में हल करेंगे। ओके बच्चों, तो ओके आप इस पेपर को भी हल करें और नेक्स्ट में भी जुड़े रहें और मेरे चैनल को भी क्या करें सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों पे शेयर करें। तो हम बाद में इनको देखते हैं, ठीक है बच्चों। एसएसटी और जीके का पेपर वो भी देखेंगे, बने रहिए चैनल पे। और जो भी आपकी क्या है पूछना है आपको तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से। मेरे जो भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, चैनल के साथ साथ हमारा व्हाट्सएप एक ग्रुप बने हुए हैं काफी, उन ग्रुप्स में काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको काफी लाभ हुआ है एनएमएमएस रिश्ता और उनसे, तो आप उधर भी जुड़ सकते हैं, मैं उनके भी लिंक्स डाल दूंगी। तो ओके बच्चों, बाय।